मूड की ख़राबी बुनियादी एक जुज़्व है और मूड की ख़राबी का एक जुज़्व शेम है जो कि जेनेटिक इन नेचर भी होती है। और जितने लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जिन्हें हम बाइपोलर कहते हैं, जो सुबह निकलते हैं और शाम तक कुछ अचीव करते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज में करें चाहे काम काज की जगह पे करें, जितने लोग बाइपोलर होते हैं यानी दो पोल वाले होते हैं और सुबह वो जिस काम से भी निकले शाम को कुछ हासिल करके तो घर लौटते हैं, और अगर ये अपना ख्याल नहीं रखते तो फिर बाइपोलर डिसऑर्डर में चले जाते हैं। तो जितने लोग भी बाइपोलर होते हैं, शेम उनके अंदर एक लाजमी जुज़्व के तौर पर मौजूद होती है और इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो बहुत ग्रैंडियोज होती हैं। ग्रैंडियोज समझते हैं आप? ग्रैंडियोज वड्डियां वड्डियां गल्लां, दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां ला देने की बातें, बड़ी बड़ी इमारत की बातें, बड़े बड़े एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स की बातें, वो ये सारी बातें करते हैं ताकि नीचे कहीं छुपी हुई शेम लोगों को दिखाई न दे। नीचे कहीं छुपी हुई शेम, मूड की ख़राबी जिसका एक अहम हिस्सा शेम की मौजूदगी है, ये इंसान को मजबूर करती है कि वो मूड को ठीक करने के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करे। और इंसान ने अज़ल से चीज़ें ढूंढी जैसे कि शराब या और नशे, चरस या कोई मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जैसे चाय कॉफ़ी, तो इनसे वो अपनी शेम को तक़वियत देता है, यानी उससे वक्ती तौर पर छुटकारा पाता है। यानी शेम का जो एलिमेंट है वो बाइपोलर डिसऑर्डर में तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन खाली बाइपोलर भी जो होता है तो उसके अंदर शेम होती है फॉर ए गुड रीज़न। वो गुड रीज़न से शेम इस वजह से होती है कि यही वो बंदा होता है जिसकी शेम उसको मजबूर कर रही होती है कि कुछ ऐसा काम करो कि बहुत तुम्हारी तारीफ हो जाए, बेजा हो जाए, तुम्हारा टैका हो जाए। अगरचे बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके नताइज बज़ाहिर निकलते हैं लेकिन वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। जैसे परफेक्शनिज़म एक चीज़ है कि अपने किसी काम से, किसी तस्वीर से, किसी तहरीर से, किसी कारकर्दगी से मुतमिन ना होना और मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये परफेक्शनिज़म एक बीमारी है। लेकिन इस बीमारी के नतीजे में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये ऐसे ही बात है जैसे वर्कोहलिज़म एक बीमारी है, लेकिन वर्कोहलिज़म से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है। अगर आप देखें तो जितने लोग भी मुआशरे में आपको कामयाब बिजनेसमैन नज़र आते हैं तो उनके अंदर एक कॉमन हैबिट होती है कि वो 12-14 घंटे रोज़ काम करते हैं और वो मेहनत और कायद-ए-आज़म के बकौल काम और काम। तो ये सारी चीज़ें बीमारी हैं, लेकिन दुनियावी लिहाज से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है। तो हर वो चीज़ जिसका नतीजा अच्छा निकलता है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी भी हो। अब बात मैं ये करना चाह रहा था कि जब शेम होती है और उस वजह से बंदा कोई एक्सेल करना चाहता है, वही मुमताज़ बनना चाहता है कि जिसे ये शक है कि वो मुमताज़ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही अपने आप को मुमताज़ समझते हैं। वो बहुत मामूली काम कर रहे होते हैं और उस मामूली काम को ही इंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने आप को बहुत मुमताज़ समझ रहे होते हैं, लिहाजा वो फिर मुमताज़ बनने की कोई कोशिश नहीं करते। ये हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े मीनियल जॉब कर रहे होते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी सी उनकी ज़िंदगी होती है, पर वो मुतमिन होते हैं क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि वो ठीक हैं। मैं पहले भी एक आध दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ। मैं ऐसे लोगों को बहुत स्टडी करता हूँ। अमूमन मैं वॉक करता हूँ तो वो ज़ाहिर है अपने जिस इलाके में मैं रहता हूँ तो उसकी गलियों में वॉक कर, और वहाँ मुझे ऐसे आम मिल जाते हैं जैसे किसी घर का कोई गार्ड है तो वो सलाम दुआ लेने लगता है, किसी का ड्राइवर है तो वो सलाम दुआ लेने लगता है, कोई टीन टप्पर बेचने वाला, कोई ये कोई करने वाला, कोई सारे मेरे दोस्त अहबाब
वो इस किस्म के हल्का अहबाब में है। तो ऐसे में ही एक बंदा जो सुबह मैं वॉक करने निकलता था कुछ अर्सा पहले, तो वो मेरे पास से गुजरता था, तो उसने दुआ लेनी शुरू कर दी, मैंने भी वालेकुम सलाम करना शुरू कर दिया। फिर उसने खड़े होकर तो थोड़ी बात भी करना शुरू कर दी, तो मैंने भी बात करना शुरू कर दी। तो बड़ी माकूल बातचीत कर रहा था वो। तो मैंने कहा कि यार बातचीत तो माकूल करते हो, लेकिन ये काम तुमने क्या पकड़ा हुआ है? उसके कंधे पे बांस थे लंबे लंबे, साइकिल पे वो था तो बांस थे लंबे लंबे। ये वो बांस है जो आमतौर पर गटर खोलने के लिए या ड्रेनेज खोलने के लिए काम आते हैं, तो सीवरेज वगैरह खोलने के लिए। तो मैं कहा काम तुमने क्या पकड़ा हुआ है? तुम कोई ठीक ठाक काम भी कर सकते हो, तुम बड़े ठीक ठाक बंदे हो। तो कहने लगा कि नहीं सर, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है काम दे कितनी अजमत है, ਤੇ ਇਹ ਤੇ बड़ा आला काम है। मैं कहा जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ। तो कहता कि एडवांस में सिर्फ आन का पहले 1000 रुपया लेना, 1000 रुपया मैं वो कम का नहीं, सिर्फ आन का 1000 रुपया लेना, विजिट मेरा है। तो उस तो बाद मैं फिर जरा तशखीस करना, डायग्नोसिस करना कि यह गटर क्यों फंसिया है, 1000 रुपया मैं वह लेना। और कहता फिर 3000 में लेना गटर खोलन का। तो फिर जो मैं कहना गटर खुल जाता है ना, फिर इंज आबशारां की तरह पानी आता है, लहरां बहरां हो जांदियां। फिर कहता फिर उन्होंने चेहरियां ते रौनकां देखने वालियां होंदियां, नहीं मंजर कशी कर दी। ऐसे बेशुमार मैंने लोग देखे हैं और ये बड़े मज़ेदार लोग होते हैं। ये दुखड़े नहीं रोते अपने। बंदा किसी वक्त हैरान होता है कि यार तुहानू कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई परेशानी उनको नहीं होती। ज़्यादातर लोग जो हैं अगर उनको 4 पैसे हो जाए ना तो वो फिर वो छुट्टियाँ कर लेंगे ने। ये जो राज मजदूर होते हैं ये ईद पे जाते हैं तो 6 दिन पहले चले जाएंगे, 12 दिन बाद चाहनगे, पैसे मुका के आएंगे। ऐसे वास्ते लोग इन्हों के पैसे थोड़े थले रख। तो मतलब ये जो एक्सीलेंस है, ये जो मुमताज़ होने का शौक़ है, ये बुनियादी ख्याल आता कहाँ से है? आपने कभी देखा है कि अमीरों के बच्चों को अमीर होने का ख्याल आया हो? कभी गरीबों के बच्चों को आंदा, अमीरों के बच्चों को काहदे लिए आना ख्याल नहीं। वो पहले से ही अमीर है, उन्होंने काहदा ख्याल आना है? उन्होंने माँ प्यो को ख्याल आता है कोई कुछ कर लो थोड़ी मेहरबानी, को पढ़ लिख लो, काम नू संभालना है, कोई ये करना है वो करना है। उनके माँ बाप को वो कहेगा चला हो गया मेरा प्यो। तो मैं आपको बताऊं कि उनके माँ बाप को आता है ख्याल, उनको नहीं आता। तो आप यूँ समझ लें कि आपने थोड़ा बहुत शेम को समझना शुरू कर दिया है कि ये जो शेम की गेम है इसमें बहुत कुछ अच्छा होता है, क्योंकि उसके हेल्दी कोई नहीं है। मतलब असल में तो ग्रूमिंग की जा सकती है, मोटिवेशन की जा सकती है, किसी के साथ ऐसा तहरीक का काम किया जा सकता है, ज़ौक़ शौक़ का काम किया जा सकता है कि शेम हील करने की बजाय अपना रोल इस दुनिया में बनाने का काम सौंपा जा सकता है। आखिर हम इस दुनिया में आते हैं तो 16-17 साल की उम्र में ख्याल आता है मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना है, मेरा काम की है थे। तो ये 16-17-18 साल की उम्र में अजीबो गरीब सवाल आते हैं, मैनू किन्ने पैदा किया, तो जिन्हें मैनू पैदा किया उन्होंने किन्ने पैदा किया। तो परेशानियाँ होती हैं इस किस्म की। तो एक मकसद हयात जो है कोई आके बताता है देखो तुम्हारा मकसद ये है और इस मकसद के तहत तुम्हें इस किस्म के गोल बनाने चाहिए, इससे तुम्हारी बोरियत दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप उनके लिए जिद्दोजहद करते हैं तो फिर आपको बोरियत नहीं होती। आपको क्या ख्याल है हमें कोई बोरियत होती? कोई ना कोई चैलेंज रोज़ हमारी ज़िंदगी में आता है। सवेरे उठदे ख्याल आता है कि अच्छा वो पता कर लीए, वो जड़ा कल राती है रौला कर रहा सी तो वह जरा पता कर लीए। तो डॉक्टर सवेरे 7:30 बजे मुझे कॉल करके तो बताते हैं कि ये फ़लाँ मरीज़ का ये हाल है और फ़लाँ का ये है और ऐसा है और वैसा है। और हर रोज़ ही कोई ना कोई वो हमें चैलेंज दरपेश होता है।
और ये चैलेंजेस बुनियादी तौर पर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस, अपने आप को चेंज करना, दूसरों को चेंज में मदद देना, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिशें करना। जो हलवा आपके लिए पकाते हैं वो खुद भी खा लेते हैं। ये जो असल बात यह है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हलवा हम अपने लिए पकाते हैं, जो आपके लिए पकाते हैं, वो हम खुद ना खाएं। वो ज़बरदस्ती हो ही जाता है कि हमें नहीं होता है वो, चूँकि हमने पकाना जो होता है तो फिर हमने चखना होता है, फिर वो खाना होता है। तो ये जो चीज़ है जिसे हम चैलेंजेस कहते हैं या मिशन कहते हैं या गोल्स कहते हैं, ये मोटिवेशनल हैं काफ़ी, लेकिन अगर ये ना हो तो अंदर की शेम मजबूर करती है कि यार तू पीएचडी कर ले फिर तू होएगा बंदा ठीक ठाक, या कोई ना कोई ज़हन में ख्याल आता है कि तुम अगर ये करोगे ना, अगर तुम जाके तो केटू की चोटी सर करोगे धक्के खा के, तो फिर तुम्हारा बड़ा नाम होगा। एक चीज़ होती है जिसको हम स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग कहते हैं, यानी जिस स्टेट में हमने कोई लर्निंग की होती है वो उसी स्टेट में कारआमद होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने कोकेन इस्तेमाल करके घोड़सवारी की हुई है तो कोकेन छोड़ने के बाद वो घोड़सवारी नहीं कर सकेगा, उसको नए सिरे से सीखना पड़ेगा और वो जल्दी सीख लेगा। जिसने दुकानदारी की है नशे में सीखी है, जिसने ज़िंदगी का कोई भी काम नशे में सीखा है, जब वो नशा छोड़ेगा तो उसको नए सिरे से थोड़ा रिफ़्रेशर उस काम के हवाले से चाहिए होगा। तो आपको चाहिए कि मार्केटिंग और दीगर चीज़ें जो आप समझते हैं कि आपको आती हैं वो एक दफ़ा फिर सीख लें। वैसे भी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में जितने अरसा पहले आपने नशा शुरू किया था अब मार्केटिंग ही बदल चुकी है। अब मार्केटिंग वो नहीं है जो आपने उस वक्त सीखी थी 2012 में और अब 2023 चल रहा है। तो कई दफ़ा हम बदल जाते हैं, कई दफ़ा हमारे इर्द गिर्द माहौल बदल जाता है, लेकिन मैं जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ के साथ नीचे एक ब्रेन नामी ऑर्गन है जो कि हमने बहुत सतीला बना के रखा हुआ है। उसके बारे में हम कभी किसी से सलाह नहीं करते, हम हर चीज़ के बारे में सलाह करते हैं कि इसको इम्प्रूव कर लें, दांतों का कोई काम करा लें, दांत टेढ़े हैं तो सीधे करा लें, नज़र कमज़ोर है तो ठीक करा लें। हम मसल्स के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि ज़रा टोन अप करवा लें, कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, कोई शक्ल अच्छी करा लें, नाक ठीक करा लें। लेकिन कभी हमने नहीं सोचा अपनी प्राइवेसी में भी कि हम अपने दिमाग का भी कोई ख्याल कर लें। और एक इतना मिरेकुलस ऑर्गन है जो इस हड्डी के अंदर है, सर की हड्डी के अंदर है, जिसे स्कल कहते हैं, और ये सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड एक चीज़ है जिसके अंदर तारें हैं। जैसे वापडा की बिजली आती है तो तारें होती है ना मजबूत, और जितनी ज़्यादा बिजली उतनी मोटी तार, और जितनी कम बिजली उतनी पतली तार। तो ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन में सैकड़ों तारें होती हैं जो कि एक जगह से बात दूसरी जगह पहुंचाती हैं। न्यूरॉन बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ पैगाम रसानी करते हैं, आपके लिए होमवर्क करते हैं, सोच विचार करते हैं, आपको मशवरे देते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो न्यूरॉन बात करते हैं ये वन वे ट्रैफिक होती है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है, लेकिन जो आता है वो आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। जिसने पूछा था उसको जवाब नहीं मिलता, जिसने कहा था उसकी बात आगे पहुंचाई जाती है। और ये एक बड़ा ही दिलचस्प काम है जिससे देख के अल्लाह की शान नज़र आती है, मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह कि ये कोई कर सकता है भला, कि इंसान के दिमाग के अंदर जिस तरह के ख़जाने छुपे हुए हैं। और ये सब लोगों के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं पैदाइश के टाइम पे। जहानत तब आती है जब वो आपस में बातें करते हैं, टीम वर्क करते हैं। अगर वो आपस में बातें ना करें, टीम वर्क ना करें, सलाह मशवरे ना करें,
तो जहानत नहीं आती। और एक ऐसा नाजुक सा ऑर्गन जिसके अंदर हम जुल्म और सितम करते हैं कि वो सोना चाहता है तो हम कहते हैं कि चाय पी लेते हैं तो नींद को उड़ा देंगे। तो हम थके होते हैं और आराम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कॉफ़ी पी लें। हम उसको आराम का हक भी नहीं देते। रात को सोने का वक्त होता है तो हम कहते हैं कि सारी दुनिया जाग रही है, सड़कों पे तमाशे हो रहे हैं और पिज़्ज़े ऑर्डर हो रहे हैं 1+1 और ये सारी बातें हो रही हैं, तो सोने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिमागी सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं। और फिर चाय के अलावा फिर सिगरेट के अलावा चर्च के अलावा शराब, और ये चीज़ें जो दिमाग में जाती हैं और जो कुदरती केमिकल हैं उनके अंदर इंटरफियर करती हैं, तो इससे बड़ी गड़बड़ होती है उस सारे अरसे में जब लोग नशे की इल्लत में वक्त गुजारते हैं। ये जो नशे हैं तकलीफ़ों को छुपा के रखते हैं, सामने नहीं आने देते, और जब नशा हटता है तो कितनी तकलीफ़ें उभर के सामने आती हैं, जिसको विड्रॉल कहते हैं। उसको मैनेज करते हैं तो सब एक्यूट विड्रॉल, उसको मैनेज करते हैं तो क्रॉनिक विड्रॉल। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो दिमाग को सेहतमंद होने के लिए वक्त चाहिए। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें तो रिजुविनेशन ब्रेन की आप कर सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी और कोई ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि दिमाग को मदद मिले। यानी जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, जब हम कोई फिल्म देखते हैं, जब हम कोई खेल तमाशा देखते हैं, जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है वो काम पे चला जाता है, वो सलाह मशवरे करने शुरू कर देता है। आप कोई नया खेल शुरू करते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करते हैं, तो आपके जो सरप्लस ब्रेन सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। वो भी एक्टिव हो के तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। रोज़ाना जब ऐसा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। और ये जितने भी खिलाड़ी होते हैं तो ये जितना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके पहले की निस्बत ज़्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वैसे मज़े की बात यह है कि वो भी अपनी मेंटल हेल्थ का कोई ख्याल नहीं रखते जिन्हें ज़रूरत होती है, और बाज़ औक़ात इसी वजह से अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं। असल बात यह है कि ये इतने कीमती खिलाड़ी हैं जिनको हम 70 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं सिर्फ, इसके अलावा उनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे खिलाड़ियों के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट होता है, और एक डेनिस लिली होता था, बहुत ज़बरदस्त बॉलर होता था, तो उन्होंने उसके लिए डेनिस लिली डिपार्टमेंट बनाया हुआ था। लेकिन हमें मुफ्त में प्लेयर मिलते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते, उनके लिए डिपार्टमेंट नहीं बनाते, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी स्ट्रेस के लिए हम कुछ भी नहीं करते, और जो कुछ भी करते हैं वो खुद ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम प्लेयरों को ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं करते। हम देखते हैं कि जिसने 100 मारा है अगले 4-5 मैच खेल लेगा, जिसने 5 आउट किए हैं अगले 4-5 मैच खेल लेगा, जबकि किसी टीम में सिलेक्शन का क्राइटेरियन ये नहीं होता। सिलेक्शन का क्राइटेरियन होता है कि उसकी टेक्निक कैसी है, उसकी फिटनेस कैसी है, और उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पता करना कि आजकल वो तो जो मेंटल हेल्थ है वो हर पेशेंट की मेंटल हेल्थ देखनी चाहिए, और अगर वो गेम वाले दिन ठीक नहीं है तो उसे नहीं खिलाना चाहिए। और हमारे पास बहुत प्लेयर होते हैं और बेंच स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, नामों के ऊपर हम चलते हैं, ब्रांड्स के ऊपर चलते हैं। लेकिन जब सिलेक्ट करते हैं किसी खिलाड़ी को तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितने स्कोर किए थे उसने पिछले मैच में, एक मैच की बुनियाद पर, क्योंकि आखिर कहा जाता है कि क्रिकेट बाई चांस, क्योंकि एक खिलाड़ी 11 तरीक़ों से आउट हो सकता है। आप इससे अंदाज़ा करें कि कितनी बड़ी मुश्किल है कि 11 तरीक़ों से वो आउट हो सकता है, जिसमें कुछ तरीक़ों पे उसका कोई इख्तियार ही नहीं है। और
जो बॉलर होता है उसको एक बॉल के बाद अगला बॉल फिर मिलता है कि वो किसी को आउट कर सके, इसलिए वो ज़्यादा ज़ेर अताब नहीं आते। अगर वो विकटें ले लें तो शाबाश, नहीं लें तो खैर है, इस तरह होता है। लेकिन जो हम एजुकेट आपको कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात है कि क्या आप अपने एक अहम ऑर्गन को उसका ड्यू मकाम देने के लिए तैयार हैं, स्पेशली जबकि आपको धचका लगा है ज़िंदगी में नशे की बीमारी का। ये काफ़ी वाज़ेह चीज़ है कि अगर आप खुशबाश होते, अगर आपका मूड अच्छा होता, अगर आपका ख्याल ठीक होता तो आप ये काम ना करते। क्योंकि दो ही किस्म के मसले हैं जिनकी वजह से नशे का आगाज़ होता है, एक मूड ख़राब रहना और एक ख्याल का हेल्दी ना होना। जब मूड ख़राब है तो लाइफ अनमैनेजेबल हो जाएगी, जब ख्याल ख़राब है तो झगड़ा होगा, और जब नशा करेंगे तो एक पॉसिबिलिटी है कि एडिक्शन होगी, और जब एडिक्शन होगी तो टॉक्सिसिटी होगी, सही दिखाई नहीं देगा, सही सुनाई नहीं देगा, सोचने में मुश्किल पेश आएगी, कंपनी गलत हो जाएगी, हर एक के साथ फड्डा रहेगा, और जो हमारी बेहतरीन सलाहियतें हैं बातचीत की वो काम नहीं आती। क्योंकि जब घर मुतासर होता है नशे की बीमारी से तो पूरा घर लरज़ रहा होता है जैसे ज़लज़ले की पट्टी में हो, और एक दूसरे से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई लेवरेज होता है। मिसाल के तौर पर कभी कभी वालिदैन या घर का जो सरबराह है वो कहता है कि इसकी ऐसी तैसी, इसको मैं कंट्रोल करके छोड़ूंगा, मैं इसको अब नशा नहीं करने दूंगा। तो वो जब ये अज़्म लेके उठता है तो वो समझता है कि जो पेशेंट है उसके पास कोई है, लेकिन पेशेंट कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो ओदी माँ जाके पैरों ते डिग पैंदी, वो कहती है कि ना जा, तो प्यो भी कहती है कि, तो कई दफ़ा वो कहता है अच्छा फिर मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं आई हेट यू, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता। तो अगर आप सोचें तो नशे की बीमारी में हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है पावर ऑफ द अदर, दूसरे बंदे की ताकत। तो इसीलिए हम आपको कई दफ़ा कहते हैं कि प्यार से बात करें, धीमेपन से बात करें, रोज़ बात करें पर थोड़ी बात करें। वजह उसकी ये होती है कि हम चाहते हैं कि फ़ज़ा ख़राब ना हो, और कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुस्सा ही बहुत आता है, हरकतें ही ऐसी करता है, और वो हरकतें वाकई ऐसी करता है, और उसमें अचानक कोई ना कोई वक्त आ जाता है जब बात करने की ज़रूरत होती है, जब कोई हम तैयारी में नहीं होते, कुछ नहीं होते। एक वालिद मुझे बता रहा था कि उनकी बेटी ने कहा कि मैं सहेली की मेहंदी में जा रही हूँ, और उसने वादा किया कि मैं 10 बजे रात वापस आ जाऊंगी। वो रात 2 बजे वापस आई और सारा घर जाग रहा था क्योंकि उसका सेल फोन बंद था, और सारा घर जाग रहा था, सारा घर परेशान था। तो वो कह रहे थे कि ऐसे मौके पे उस लड़की से कैसे बात की जाए, क्या उससे इस मौजू पे बात की जाए कि तुमने वादा तोड़ा, तुमने 10 बजे का कहा था, या इस मौजू पे बात की जाए कि तुमने वालिदैन से बगावत की या ख़ानदानी रस्म व रवाज के ख़िलाफ़ चली। मैंने कहा कुछ और बताइए तो मैं राय दे सकूँगा। फिर उन्होंने बताया कि वो नशा करती है और एक ऐसे लड़के से इन्वॉल्व है जो कानों में बालियाँ पहन के फिरता है। तो मैंने कहा आपको बालियों पे इतराज़ है? कहते नहीं, बालियों पे इतराज़ नहीं, उस लड़के पे इतराज़ है। और बताया कि रात 2 बजे वही उसको छोड़ के गया था और दोनों लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। जब गाड़ी से उतर के दरवाजे तक वो लड़का छोड़ने आया और बाप ऊपर से गैलरी से देख रहा था, तो मुझे बताया अब वो बात किस मौजू पे करे, नशा करने पे बात करे, रात को 2 बजे आने पे बात करे, या उस लड़के के साथ आने पे बात करे, या उसके लड़के के बाजुओं में झूलने पे एतराज़ करे। तो जैसे माचिस की डिबिया होती है छोटी सी, तो उसमें तीलियां होती हैं और हर तीली आग लगा सकती है। रूट कॉज पे जब बात करेंगे, जब नशे पे बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि जब भी हमें गुफ्तगू करनी होती है घर के अंदर नशे की बीमारी में, जब भी गुफ्तगू करनी होती है तो हमें सबसे पहले
ये तय करना होता है कि बात करनी है कि नहीं करनी। दो ही सूरतें हैं, अगर आपको अमन बहुत अजीज है तो आप कहेंगे बात नहीं करनी, और अगर आप समझते हैं कि बात नहीं करेंगे तो बहुत स्यापा पड़ेगा तो फिर आप कहते हैं बात करनी है। जब आप बात करने का फैसला कर लेते हैं तो आप 10 चीज़ें हैं, टॉपिक्स जो आप कागज़ पे लिख लेते हैं कि इनमें से किस पे बात करनी है। तो क्या एक ही वक्त में 10 टॉपिक्स पे बात करेंगे या एक वक्त में एक टॉपिक पे बात करेंगे, और बात करने से पहले ये सोच लेंगे कि जो डिमांड हम करने वाले हैं दूसरा पूरी भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि बाज़ औक़ात होता है, जैसे अगर आप किसी को कहें कि यार तुम नशा ना किया करो, कहेगा जी नहीं करांगा, पर ये वो कर नहीं सकता। आप ऐसी डिमांड मत करें। अगर आप कहते हैं कि यार कम नशा किया करो, तो वो ऐसा कर नहीं सकता, तो ये बात मत कहें। लेकिन अगर आप उसे कहते हैं कि तुम इलाज के लिए मदद हासिल करो, तुम किसी ऐसे बंदे से मिलो जिसने नशा छोड़ा या नशा छोड़ने में मदद देता है, तो ये वो कर सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसी से क्या बात करनी है। और अगर लकड़ियों का गट्ठा हो तो आप उसे पहले खोलेंगे तो सही ना कि किस लकड़ी से डील करना है, ये खोलेंगे तो सही ना उसको। तो पहली बात यह है कि बात करनी है कि नहीं करनी। हर बात करने वाली भी नहीं होती, हर वक्त भी करने वाली नहीं होती। दूसरी बात कि बात शुरू करते हैं तो बताते हैं कि बात कितनी देर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं करता। मुझे बताइए कि क्या कभी आपके घर में कभी भी कोई बात हुई हो तो पहले तय हुआ है कि कितनी देर बात होगी? मिसाल के तौर पर अगर आप कर ही दें ये बात कि चलें इस टॉपिक पे बात करनी है, तो अमूमन आप क्या टाइम सेट करेंगे, कितनी देर बात करनी है। मिसाल के तौर पर इस टॉपिक पे बात करनी है कि ये जो तुम रात को देर से आए हो जबकि तुमने कहा था मैं अर्ली आऊँगा, तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आप क्या वक्त एलोकेट करेंगे, कितना वक्त देंगे। अगर असर होना है तो 2 मिनट में हो जाना है, नहीं होना तो नहीं होना। तो लेकिन असर ज़्यादातर होता है रेपिटेशन से, असर कभी भी दलील से नहीं होता, लॉजिक से नहीं होता। ये हमारे पेशेंट से सीखें कि जब भी ये आपसे बात करते हैं हमारे पेशेंट, मजाल है कि कोई लॉजिक हो इनके पास। क्या टूल है, क्या टूल है? रेपिटेशन। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। मायूस नहीं होना। क्या आप समझते हैं कि अगर कोई बंदा 25 दफ़ा पूछ सकता है, तो हर दफ़ा जब वो पूछता है आपसे कोई बात या मांगता है कोई चीज़, पैसे मांगता है, या कोई एक फादर है जो दोपहर को सोया हुआ है और बच्चा दोपहर को सो के उठा है, और वो आके तो अपने फादर से दरवाज़ा खोलता है धड़म से, अंदर आके कहता है पैसे कढ़ो। वो कहता है जो आना है तू पैसे मांगना है, जो तू आना है पैसे मांगना है। कहता है जमिया नहीं सी। और वो 2 ठुड्डे दरवाजे को मारता है, फिर हवा में 2 मुक्के मारता है, हवा जख्मी हो जाती है, तो फिर सारे घर में लड़ाइयाँ कर। तो मेरे साथ जब भी बात करनी होती है तो सब कहते हैं डॉक्टर साहब 2 मिनट बात करनी है। तो 2 मिनट नहीं तो 3 मिनट बात कर लेते हैं, 4 मिनट बात कर, पर कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्यों होता है, आप मुझे बताएंगे कि आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट ताड़े सामने वेला तो बैठा होना मैं, तो आपको ये क्यों नहीं होता डॉक्टर साहब आओ बैठो 5-7 घंटे गला करिए। तो घर में भी अगर आप टाइम प्रेशस समझ लें कि एक बंदे ने नशा भी करना है, नशेली पैसे भी इकट्ठे करने ने, पुलिस तो भी बचना है, बंदा भी लभना है, होम डिलीवरी इन्ने काम ने एक बंदे नूं, ते तुसी उन्होंने 5-6 घंटे दे वेस्ट कर दियो, तो इस तरह तो नहीं फिर बात बनती ना। तो अगर आप ये आदत डाल लेते हैं कि बात 2 मिनट होगी और इतने बजे होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर जब आप बात करने के गियर में होते हैं तो पेशेंट बात नहीं करते, और जब पेशेंट बात करने के गियर में होते हैं तो आप बात नहीं करते। मुझे बताइए कि अगर 10 बजे आप कोई जाके पेशेंट से बात करें जबकि वो सो रहा हो, तो वो बात करने के मूड में होगा? नहीं होगा।
तो शाम को जब वो तैयार श्यार होके आता है तो आपको पता है पैसे मांगने आ रहा है, तो आप बात करने के मूड में हैं, आपको पता है पैसे मांगने आ रहा है। देखिए पहली बात तो ये है कि ब्लड स्ट्रीम जो है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ ब्लड यूरिया होती है, आप सब वाकिफ़ हैं, और ब्लड यूरिया जो है वो अंडर 40 होना चाहिए, 40 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। ब्लड यूरिया एक टॉक्सिन है जो कि किडनी पेशाब में खारिज करती रहती है, ब्लड में होती है, पेशाब में खारिज करती रहती है। तो ब्लड यूरिया एक टॉक्सिन है, अगर ये 80 हो या 120 हो तो ये ब्लड यूरिया दिमाग में से भी गुजरेगा, इसी तरह कोलेस्ट्रॉल दिमाग में से भी गुजरेगा, और शुगर अगर 500 है तो वो दिमाग में से भी गुजरेगी, क्रेटिनिन अगर ज़्यादा है तो दिमाग में से भी गुजरेगी। तो ये सारी टॉक्सिन्स जब हमारे दिमाग में से गुजरती हैं और साथ चरस की टॉक्सिन या अल्कोहल की टॉक्सिन एल्डिहाइड भी गुजरती है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो बेसलाइन टेस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं लैब मैथमेटिक्स, तो ये आपकी सपोर्ट में होनी चाहिए। हर 3 महीने के बाद जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको भी ख़ास तौर पर जो ओवर 40 हैं उनको ये टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ये तो टेस्ट हैं ब्लड स्ट्रीम के टेस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि ब्रेन के ऊपर क्या बीत रही है। अब आइए ब्रेन के टेस्ट। सबसे पहली बात तो ये है कि एक सिंपल एक्सरे या एक एलेबोरेटेड एक्सरे, एक एमआरआई, एक फंक्शनल एमआरआई या एक फिजियोलॉजिकल एमआरआई या एक एनाटॉमिकल एमआरआई, जो भी आपको चाहिए अगर वो आप करवा लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिव हैं और कौन से हिस्से एक्टिव नहीं हैं, और किस हिस्से का क्या काम है, किस हिस्से की क्या जिम्मेदारी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो हिस्सा एक्टिव है कि नहीं। तो अभी आप अपने ब्रेन का जब एमआरआई करवाते हैं तो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे कि आसमान से जहाज़ पे उड़ते हुए जब आप नीचे किसी शहर पे नज़र डालते हैं तो जो बत्तियां नज़र आती हैं, जो जैसे डीएचए में बत्तियां ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर पर लम्प्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बत्तियां होती हैं जब जहाज़ ऊपर से गुजरता है, या अगर आप देखें तो शादरे में बत्तियां कम होंगी, अच्छा बर्ड्स आई कैंची अमर सुद्दू जो है वहाँ कम होंगी, कई हिस्से ज़्यादा होंगी, कई हिस्सों में कम होंगी। तो इसका मतलब है कि कहाँ ज़िंदगी जाग रही है और कहाँ ज़िंदगी नहीं जाग रही। तो ब्रेन के बारे में भी बड़ी आसानी से पता चल जाता है, और डॉक्टर तजवीज़ कर सकते हैं कि नक्स कोई साख्त का है या एनाटमी का है, या नक्स कोई फिजियोलॉजी का है कि आया कारकर्दगी पे असर पड़ रहा है, या कोई केमिकल ज़्यादा या कम है जिसका क्लिनिकल बिहेवियर से भी पता चलता है, बातचीत से पता चलता है, प्रेशर ऑफ स्पीच से पता चलता है। कभी आपने देखा है कि कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, कुछ लोग बहुत तेज़ी से बात करते हैं, वो फ़िक्रे मुकम्मल नहीं करते, फ़िक्रा बोलते बोलते आखिरी 1-2 लफ्ज़ उसके वो छोड़ ही देते, कहते आप ही समझ जाओ, और वो ज़्यादा तेज़ी से लफ्ज़ उनके साथ उतर रहे होते हैं। यानी आप यूँ समझिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो लफ्ज़ ऊपर से उतर रहे होते हैं, और लफ्ज़ कतार के अंदर खड़े होकर कह रहे होते हैं मुझे चुन लो, मुझे चुन लो, मुझे चुन लो, और आप अगर आहिस्ता बोलने वाले हैं तो आप कहते अच्छा मैं तुम्हें चुन लेता हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और ये तरतीब लगा के तो मैंने बात कर दी। लेकिन अगर प्रेशर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि बाइपोलर में होता है, तो लफ्ज़ इतनी तेज़ी से और इतने क्राउडेड होके उतरते हैं कि चुनाव नहीं हो सकता। ये ऐसे है जैसे आप बहुत लेयरली गाड़ी चला रहे हैं 40 की स्पीड पे या 30 की स्पीड पे, तो आप चारों तरफ जिसे लॉन्ग ड्राइव कहते हैं, बच्चों के साथ हैं, बातें कर रहे हैं, तो एक वो है, एक ये है कि आप 120 या 130 की स्पीड पे मोटरवे पे जा रहे हैं, तो आप इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो खेत हैं, जो लैंडस्केप है, उसका आपको कोई पता नहीं चलेगा। आप ना उधर देख रहे होते हैं, आपको जल्दी होती है कि आपने कहीं पहुंचना है, लेकिन अगर आप स्पीड को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं और आप देखते हैं कि चारों तरफ कुदरत के क्या नज़ारे हैं और आप पॉसिबिलिटीज़ पे गौर कर रहे होते हैं, और अगर कोई
रियल स्टेट का काम करने वाला है तो वो सोचता है कि यहाँ पे अगर एक हाउसिंग स्कीम बने और कोई 10,000 कनाल्स को एक्वायर किया जाए और उसका ये रख दिया जाए और यहाँ पे इस्लामाबाद इतने फासले पे है, लाहौर इतने फासले पे है, फलां शहर इतने तो एक बंदा सारा विजन लेके तो वो करता है जो कि सोच सकता है, जो कि वो चीज़ सोच सकता है जो कि एक आम आदमी सोचता। आम आदमी रास्ते में बेरा से पकौड़े खा रहा होता है, वो आगे जाके तो कुछ और खा रहा होता है, फिर आगे जाके कुछ और खा रहा होता है और वो नहीं देखता कि रास्ते में जो लफ्ज़ उतरते हैं उनमें से मुनासिब और नामुनासिब लफ्ज़ों को चुनना हमारा काम है। कोई हमें इस पे नहीं बख्शेगा कि हमने गलत लफ्ज़ चुने, और अगर वो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हैंडीकैप्ड हो गए हैं, हम चुन नहीं सकेंगे और बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज का चुनाव कर जाएंगे जिसमें हमें बाद में माजरत करनी पड़ेगी। इसी तरह बॉडी लैंग्वेज है जो बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली हमें पता ही नहीं चलती कि हमारी बॉडी लैंग्वेज ख़राब है, दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे किसी महफिल में आमने सामने बैठे हुए हैं तो किसी की बॉडी लैंग्वेज आपको डिस्टर्ब करने लगती है, लबो लहजा डिस्टर्ब करने लगता है, और हम चाहें तो इसमें थोड़ी बेहतरी भी ला सकते हैं। और अगर 10% बेहतरी लाएंगे अपने लफ्ज़ों में, बॉडी लैंग्वेज में, तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी ताल्लुकात में। अगर हम बाकायदा स्टूडेंट बन जाए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के, जो कि एक साइकोलॉजी की ब्रांच है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी दिमाग का इस्तेमाल तस्वीरों की शक्ल में, लिंग्विस्टिक यानी बातचीत और ज़बानदानी का इस्तेमाल, और उसे बाकायदा अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर के तौर पर इंस्टॉल करना। तो फिर आप जैसे मार्केटिंग करते हैं, तो अगर आप नए सिरे से आप कुछ ऐसी स्किल सीखें जो कि आपने नशे में नहीं सीखी थी, जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी मार्केटिंग थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि यार वो पहले वालियाँ गल्लां नहीं रहियाँ। लेकिन हम कभी ना कभी ये ज़रूर महसूस करते हैं कि अगर एज बढ़ गई है, बाज़ औक़ात लोग 30 साल की उम्र में ये सोचने लगे हूँ उनकी फ़ायदा यार बुढ़े हो गए हैं, मतलब इस तरह की बात। कई लोग 80 साल की उम्र में भी सोचते हैं कि नहीं, ज़िंदगी चल रही है और ज़िंदगी पे पूरा हक़ है, चाहे उनके बच्चे सोचें कि हुने ना दा की है, बस आज है नहीं तो कल नहीं है। तो लोग अपने अपने अंदाज से सोचते हैं। लोग हमेशा जब भी सोचते हैं तो वो इस तरह सोचते हैं कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। जब भी कोई बंदा जो है, जो 70 साल का या 80 साल का बंदा है, तो वो जो भी बात कर रहा होगा या जो जिस प्रोजेक्ट में भी वो बिज़ी होगा या जो भी सरगर्मियाँ उसकी होंगी, तो वो उसमें सोचेगा कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। लेकिन उसी बंदे का ख़ानदान कैसे सोचता है, उसी बंदे के रिश्तेदार कैसे सोचते हैं, उसी बंदे के मुलाजमीन कैसे सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। और आप उनकी जगह होकर भी सोच सकते हैं, जिसमें है कि आप अपनी पोजीशन को छोड़ के एक सेकंड पोजीशन में चले गए, क्योंकि आप पोजीशनें बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी पोजीशन छोड़ के मियाँ नवाज शरीफ की पोजीशन में चले जाते हैं तो आपके कानों में क्या आवाज़ आएगी? एग्जैक्टली मियाँ दे नारे वजनगे। तो मतलब कहने का यह है कि आप किसी की जगह होके भी सोच सकते हैं। अभी मैं वो बता रहा था, शादी अटेंड की, तो वहाँ मेरे एक साथी जो मेरे साथ काम करते हैं, वो और उनकी फैमिली भी हमारे साथ थी। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको दौरा पड़ता था कोई ना कोई बच्चे को कि इमरान खान की कोई बात हो जाए या कोई मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, तो फिर थोड़ा बहुत जैसे सवाल जवाब कर लेते हैं। तो वो हम कर रहे थे। अखीर में कहते हैं, डॉक्टर साहब आखिर इस मसले का की हाल है? मैं क्या इस मसले का हल है कि सर्दियाँ आ गई ने? कहते हाँ तो आ गई ने। मैं क्या सवेरे तुसी उठो तो तुहाडे मूँह के उत्ते रजाई होएगी? कहते हाँ। मैं क्या तुसी इंज करो, रजाई तुहाडे चो जेड़ा पहले लावे तो वो जोर दी बोले कि मियाँ दे नारे वजनगे। मैंने कहा वो बोले मियाँ दे नारे वजनगे, तो उसके बाद जो बाकी घर वाले हैं वो बेहक आवाज़ कहें कि मियाँ दे नारे वजनगे। तो मैंने कहा एक हफ्ता तुसी यह करना है, तो आराम ही आराम है। तो वो कह रहे हैं किस तरह किस तरह? मैंने कहा देखो, मियाँ का मतलब खामद होता है। जिस घर में
मतलब मियाँ दे नारे वजन ते लीडरशिप तो है ना फिर, या नहीं है? तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। जिस घर में सुबह ही उठ के अगर मियाँ दे नारे बजनगे तो वो जो उस घर का सरबराह है वो होश पकड़ेगा, वो जाएगा ख़ानदान के लिए कुछ करेगा। तो लीडरशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं कि हमेशा प्रॉपर हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लीडरशिप सही हाथ में है कि नहीं है। क्योंकि लीडरशिप का मतलब है कि एक लीडर है तो कुछ फॉलोअर्स होंगे और उससे नताइज में फ़र्क पड़ता है। अगर से बंदे का दिल नहीं मानता, लेकिन आहिस्ता 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 आप देखते हैं तो फिर सब्र आ जाता है और दिल मानना शुरू हो जाता है उन चीज़ों को जो कि अज़र-ए-मन शम्स होती है, जो सब पता चलता है। जब हम रियलिटीज़ की परवाह नहीं करते इस वजह से कि फ़लाँ टाइम पे ये वाक़या हुआ था, 200 साल पहले या 500 साल पहले या 1000 साल पहले या 5000 साल पहले, तो तब ऐसा हुआ था और हमें अब भी ऐसा ही करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि वक्त बदल जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। जब कोविड आया था तो कोविड से पहले और कोविड के बाद क्या फ़र्क पड़ा? आपको लगता है ना कि सेम है? इट्स नॉट द सेम। बहुत सारे बिजनेस वाइप आउट हो गए, बहुत सारे बिजनेस पैदा हो गए। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस पैदा हुआ है कि ख़वातीन घर से खाना बना के डिलीवर करेंगी किसी मोटरसाइकिल वाले के ज़रिए। ये जो रेस्टोरेंट्स की जगह ये बिज़नेस बहुत आ गया है कि ख़वातीन घर में खाना बना के सोशल मीडिया पे मार्केट करके। लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं उनको फ़र्क पड़ा है, लोगों को आदत नहीं रही कि जाके तो रेस्टोरेंट में लाइन लगा के बैठें। रेस्टोरेंट्स की तादाद तेज़ी से गिर रही है, रोज़ के 10 रेस्टोरेंट लाहौर में बंद हो रहे हैं, रोज़ के 10। तो बहुत सारी चीज़ें, बंदा कहता है चीज़ें भी घर पे ही मंगवा लें, ऐसे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, तो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, कुछ चीज़ें तरक्की कर गई हैं। ठीक, तो वक्त बदल गया है, वक्त का पहिया जो है वो घूमता रहता है। तो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हम 20वीं सदी के तरीक़ों पे नहीं चल सकते। ये जाए कि हम 1000 साल पुरानी चीज़ों पे चल रहे हों, 5000 पुरानी चीज़ों पे चल रहे हों या 10,000 साल पुरानी चीज़ों पे चल रहे हों, 21वीं सदी में हम 20वीं सदी के तरीक़ों पे भी नहीं चल सकते। हमें तरीक़े बदलने पड़ेंगे। ये फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं। अभी पहले आप ख़त लिखते थे, अमेरिका ख़त लिखते थे और 3 हफ्ते बाद जवाब आता था। अब आप एक ईमेल भेजते हैं, आपको 5 मिनट में जवाब आ जाता है। व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, आपको फ़ौरन जवाब आ जाता है। अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आपने इस बात को समझा कि पिछली सदी के तरीके या नज़रियात अगर कारआमद नहीं रहे, पिछली सदी में माँ बाप पिटाई करके बच्चों से अपनी मर्ज़ी के काम ले लेते थे, उन्हें पढ़ाई के लिए मजबूर कर देते थे, अब नहीं हो सकता। तो अगर 100 साल में बदल गया नज़रिया, आपको कुछ और करना पड़ेगा, जो पहले करते थे उसकी बजाय कुछ और करना पड़ेगा। तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि 500 साल पुरानी बातें, 1000 साल पुरानी बातें, 5000 साल पुरानी बातें, उनके बारे में आपको खुले अंदाज में दोबारा गौर व फिक्र करना चाहिए, दोबारा विज़िट करना चाहिए कि क्या साइंस आपकी मदद सिर्फ स्मार्टफोन में करती है, फ्रिज में करती है, एसी में करती है, ट्रैवल में करती है, हवाई जहाज़ में करती है, या एटॉमिक एनर्जी में करती है, या बिजली में करती है, या साइंस आपकी मदद कोई रहनुमा असूलों में भी कर सकती है। साइंस आपकी मदद सिर्फ रास्ता दिखाती है। जब आपने DHA ब्लॉक 5 में जाना होता है तो गूगल मैप पे आपको वहाँ लेके जाती है साइंस, या साइंस आपको बता सकती है कि अच्छे रास्ते कौन से हैं, नेकी के रास्ते कौन से हैं, खुशी के रास्ते कौन से हैं, खुशहाली के रास्ते कौन से हैं। क्या साइंस आपको खुशहाली के रास्ते नहीं बता सकती? साइंस डम तो नहीं है। साइंस आपको बताएगी, आप लिखिए कि प्रॉस्पेरिटी के रास्ते क्या हैं, झगड़े ख़त्म करने के रास्ते क्या हैं, रिलेशनशिप बेहतर बनाने के रास्ते क्या हैं। साइंस आपको बताएगी और आप बड़े आसानी से उन रास्तों को समझ भी लेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे
कि कहीं नज़र तो नहीं लग गई, कहीं फलां बात तो नहीं हो गई, ये जो डिलूजन है कहीं सच तो नहीं है, या इस तरह की कोई और बात। तो निकलना पड़ेगा इसमें से। वो कहते हैं दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। तो साइंस को आप स्मार्टफोन के लिए तो बड़े ख्वाहिशमंद हैं, और बाकी आसाइशों के लिए, गाड़ी के लिए आप बहुत ख्वाहिशमंद हैं, वाईफाई आपको बहुत पसंद है, और सोशल मीडिया बहुत पसंद है। विजडम या नज़रियात या अपनी ज़िंदगी को संवारना या अपनी मुश्किलात को दूर करना, क्या साइंस इसमें आपकी कोई मदद नहीं करती? क्या साइंस आपको स्पिरिचुअल रास्ते नहीं बताती? क्या वो हम आहंगी और यगानगत के रास्ते नहीं बताती?